हेलो, नमस्ते, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए खास पेशकश CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। क्या है CAA 2019? क्यों चर्चाओं में, पॉलिटिक्स में हमेशा इस चीज को लेकर विवाद विवाद होता रहता है? क्या है CAA? क्या है इसमें जुड़े कुछ टर्म्स? क्या है इसमें कुछ लोगों के लिए फायदे और क्यों इससे कुछ लोग चिढ़ रहे हैं? क्या CAA सच में धर्म विरोधी है या नहीं है? क्या CAA लागू होने से किसी एक वर्ग को कुछ घाटा हो रहा है या कुछ लोगों को काफी भी मदद हो रही है? ठीक है, हमारे इतिहास में CAA एक क्या अहम भूमिका निभाता है जिसकी वजह से काफी ये पॉलिटिक्स में चर्चाओं में रहता है अपना CAA। CAA होता क्या है? इसका पूरा नाम होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। क्या बच्चों? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसे हिंदी में कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो उसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि नागरिकता क्या होती है। हमारे देश में नागरिक कौन है? ऐसे कौन से टर्म्स हैं जो नागरिकता में दिए जाते हैं? हमारे भारत के संविधान में नागरिकता को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है? अगर किसी इंसान को भारत का नागरिक बनना है तो उसके लिए क्या क्या उसे चीजें करनी होंगी, उसको क्या क्या शर्तें माननी होंगी और कौन कौन से लोग भारत के नागरिक हो सकते हैं और कौन कौन से लोग भारत के नागरिक नहीं हो सकते? क्या भारत में दोहरी नागरिकता लागू है या नहीं? क्या कोई विदेश का नागरिक भारत की नागरिक आसानी से ले सकता है या फिर उससे उसके लिए भी काफी चीजें अप्लाई करनी होती हैं? ठीक है, तो इन सब चीजों को आज हम जवाब देने वाले हैं यहाँ पे कि क्या है CAA और उससे जुड़ी हुई चीजें। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए दो लाइनें हैं बच्चों। दो लाइनें कुछ ऐसी हैं। मुझसे न पूछना कि मेरी मंजिल कहाँ है। क्या? मुझसे न पूछना कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो बस मैंने चलने का इरादा ही किया है। क्या? मुझसे न पूछना कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो बस मैंने चलने का इरादा किया है। बस इतना पता है कि हारूंगा नहीं, बस इतना पता है कि हार नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से अपने आप से वादा किया है। चलिए इसी जोरदार मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है CAA। और उसके लिए हमें समझने होंगे इसके कुछ बेसिक टर्म्स कि हमारे संविधान में क्या क्या चीजें हैं जो CAA से लागू होती हैं। ठीक है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा हिस्ट्री में, बैक 1950 के दौर में, 1947 के दौर में, जब हमारे देश का आजादी होने के बाद या फिर थोड़ा उससे पहले भी उसी टाइम फील्ड में हमारा जब संविधान लिखा जा रहा था, उस टाइम ऐसे क्या क्या नियम कायदे कानून थे जो हमारे देश की नागरिकता को डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री में थोड़ा बैक जाएंगे, थोड़ा अपना संविधान उठाएंगे और कुछ बेसिक टर्म्स को यूज करेंगे यहाँ पे, इन चीजों को बड़े अच्छे से डीपली और एक आसान भाषा में समझने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। नागरिकता सिटीजनशिप होती क्या है? क्या है नागरिकता? लोग क्यों इसको इतना ज्यादा महत्व देते हैं? नागरिकता को समझते थोड़ा ध्यान से। नागरिकता यहां पे मैंने छोटी सी डिफाइन दे रखी है। क्या? नागरिकता देश में अधिकार होने का अधिकार है। क्या? नागरिकता देश में अधिकार होने का अधिकार है। अगर मैं इसे इंग्लिश में क्या कहूंगा? इंग्लिश में मैं कहूंगा सिटीजनशिप इज राइट टू हैव राइट्स। क्या? सिटीजनशिप इज अ राइट टू हैव राइट्स, यानी कि देश में अगर आप रह रहे हैं, देश में अगर आप रह रहे हैं तो देश में रहने के लिए आपको एक अच्छी जिंदगी लाइफ जीने के लिए आपको देश में काफी अधिकार मिलते हैं। क्या मिलते हैं आपको? अपने अधिकार, चाहे वो समानता का अधिकार हुआ, शिक्षा का अधिकार हुआ, आजादी का अधिकार हुआ, अपने एक्सप्रेशन का अधिकार हुआ, अपने धर्म को निभाने का अधिकार हुआ, काफी तरह के अधिकार हो गए। यहां तक कि आपको जो वोट देने का अधिकार होता है वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के नागरिक को ही अधिकार है कि वो वोट दे सकता है। इंडिया में वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लोग यानी नागरिक का, यानी जो नागरिक होते हैं उन लोगों को होता है। ठीक है, तो इंडिया के काफी जो राइट्स हैं, उनके जो हक हैं जो लोगों को मिलते हैं वो उनके नागरिकों को मिलते हैं। ठीक है, और नागरिकता अगर आपके पास है तो आपको सारे सारे हक मिलेंगे, आपको सारे के सारे जो भी आपके अधिकार है, अधिकार आपसे परिचित मिलेंगे। आपको वोट देने का अधिकार होगा, आपको काफी टाइप के अधिकार मिलेंगे। कब? अगर जब आप भारत के नागरिक हैं तब। तो क्या मैंने कहा नागरिकता देश में अधिकार होने का अधिकार है। ठीक है,
क्या? नागरिकता देश में अधिकार होने का अधिकार है। सिटीजनशिप इज राइट टू हैव राइट्स। क्या? मैं ले देता हूं इस बात को, सिटीजनशिप इज राइट टू हैव राइट्स। सिटीजनशिप जो यानी कि अपना जो नागरिकता है, नागरिकता क्या है? नागरिकता देश में अधिकार होने का अधिकार, ठीक है। इससे ये डिफाइन होता है कि आप देश के नागरिक हैं। आप समझते हैं कि हमारे भारत के संविधान में ऐसी कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है, ऐसे कौन कौन से आर्टिकल हैं, नियम है, अनुच्छेद है, जिनसे हमारे देश की नागरिकता डिफाइन होती है कि कौन कौन से लोग, कैसे कैसे लोग हमारे देश के, भारत के नागरिक हो सकते हैं और उसके कैपेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे आर्टिकल, जो हमारा संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसके भाग 2 में नागरिकता का काफी एक सुंदर और अच्छा सा वर्णन किया गया है, इसको अच्छे से एक्सप्रेस किया गया है। उसी के कुछ आर्टिकल्स में ले रखे हैं यहाँ पे। भारत के संविधान में भाग 1 के बाद जो भाग 2 आता है वो नागरिकता की बात करता है, ठीक है। नागरिकता में यहाँ पे आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, क्या? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक 1 2 3 4 5 6 7 आर्टिकल ऐसे हैं जो भारत में रहने वाले लोगों की नागरिकता को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए समझते हैं सारे के सारे अनुच्छेद एक एक करके। पहला अनुच्छेद आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 ये कहता है संविधान में क्या, कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, क्या? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता 26 जनवरी 1950। क्या कहता है ये? इसमें जनरली 3 टर्म आते हैं। पहला जन्म, दूसरा माता पिता, तीसरा 5 साल पहले। समझते हैं एक करके अच्छे से। पहला टर्म है इसमें जन्म, यानी कि जन्म के आधार पर नागरिकता, यानी कि अगर आपका जन्म भारत में क्या होता है? भारत में होता है तो आप भारत के नागरिक होंगे। क्या? अगर आपका जन्म भारत में होता है तो आप भारत के नागरिक होंगे। दूसरा सेकंड, अगर आपके माता पिता इस भारत देश के नागरिक हैं, अगर आपके माता पिता इस देश के नागरिक हैं तो आपको भी नागरिकता अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाएगी, ठीक है। बात करें इसमें नंबर 3, थर्ड पॉइंट क्या अपना? 5 साल पहले, यानी कि 26 जनवरी 1950। यानी कि मान लेते हैं क्या, अगर आप भारत के नागरिक नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि 1947 में देश का जब बंटवारा हुआ था तो उसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान यानी इंडिया और पाकिस्तान दो उसमें पार्ट बने थे। राइट, ऑफ कोर्स बने थे। तो उस टाइम पे काफी इश्यू हो रहा था कि कौन कौन से लोग भारत के नागरिक हैं और कौन से लोग नहीं। तो वहां पे ये अच्छे से मेंशन किया गया था क्या, कि 26 जनवरी 1950 के 5 साल पहले से 5 साल पहले भी अगर आप भारत में आ चुके हैं, अगर आप भारत की जो बाउंड्री है, भारत की जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, जो सीमा है, अगर आप उसमें एंटर हो चुके हो, यद्यपि आपका जन्म भारत में नहीं हुआ, यद्यपि आपके माता पिता भारतीय नहीं है, यानी कि आप इस टेरिटरी में नहीं आते, ना तो आपको जन्म हुआ हो ना तो आपके माता पिता यहाँ के हो, लेकिन फिर भी अगर आप 5 साल पहले, कब से? 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले भी अगर आप इस बाउंड्री में आ चुके हैं तो आपको नागरिकता ऑटोमेटिक अपने आप मिल जाएगी। तो आप कैपेबल हैं अपनी नागरिकता लेने के लिए, ठीक है। तो उसमें अपने 3 पॉइंट है क्या? पहला जन्म के आधार पर नागरिकता, यानी कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ है, सीमा में हुआ है, तो आप भारत के नागरिक हैं। दूसरा माता पिता, यानी कि अगर आपके माता पिता का जन्म इस भारत की बाउंड्री में हुआ हो, सीमा में हुआ हो, तो आप उसके नागरिक हैं। नंबर 3 5 साल पहले, यानी कि अगर 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले भी अगर आप इस बाउंड्री में आ चुके हैं, इस सीमा में आ चुके हैं, तब भी आप भारत के नागरिक कहलाएंगे, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 5। अब समझते हैं आर्टिकल 6 क्या है। क्या कहता है आर्टिकल 6? समझते हैं। ये कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। क्या? पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। समझते हैं ये है क्या अच्छे से। जब पार्टीशन हो रहा था तो काफी बड़ी मात्रा में लोग यहां से वहां और वहां से यहां आ जा रहे थे, ठीक है। काफी टाइप के लोग धर्म के आधार पर या फिर अपनी जमीन जायदाद के हिसाब से किसी टाइप से मान सकते हैं, उनकी कोई भी मेंटलिटी हो, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन काफी बड़ी मात्रा में लोग अपनी जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे। कुछ लोग यहां से वहां जा रहे थे और कुछ लोग वहां से यहां आ रहे थे, ठीक है ना। तो हमारे संविधान में क्या बोला? हमारे हमेशा से एक नियम रहा है क्या? वसुदेव कुटुंबकम। क्या? वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व भी हमारा परिवार है, यानी कि भारत ने हमेशा से बाहर से आए हुए लोगों को शरण हमेशा दी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नियम क्या कहता है?
पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948, क्या 19 जुलाई 1948 के पहले अगर पाकिस्तान से भारत में आ गया है, क्या अगर पाकिस्तान से भारत में आ गया है तो या फिर उसके बाद में आया हो लेकिन परमिट लेके, ठीक है, क्या 19 जुलाई 1948 से इंडिया में, सबसे पहले इंडिया में आ गया हो, या फिर उसके बाद भी 6 महीने तक परमिट लेके उसके अंदर आ गया हो। पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत में आया हो तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। हम जो हमारी भारत सरकार है वो उसको नागरिकता दे देगी कि हाँ तुम भी हमारे भारत के नागरिक हो। कब? अगर तुम पाकिस्तान से इंडिया आए हो 19 जुलाई 1948 से पहले, ठीक है। नंबर 7, आर्टिकल 7। क्या हुआ था उस टाइम पे, काफी लोग जो इंडिया से पाकिस्तान की बाउंड्री में गए थे उनको वहां पे जाके समझ में आ चुका था कि हाँ ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है, या फिर जो भी आप कह सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसमें ज्यादा डिबेट नहीं करूंगा। लेकिन कुछ लोग यहां से वहां जाने के बाद, कुछ लोग अपनी जमीन की प्रॉपर्टी चक्कर में या फिर बिजनेस के चक्कर में या फिर रिश्तेदारों चक्कर में, काफी बड़ी मात्रा में जो लोग यहां से वहां गए थे, वहां पर जाने के बाद जब वो चीजें ठीक नहीं लगी तो लोग बड़ी मात्रा में वहां से यहां पर वापस आना चाह रहे थे। वो लोग यहाँ की नागरिकता लेना चाह रहे थे, लेकिन 1947 में तो देश बंटवारा हो चुका था उसका। 1547 को देश आजाद होने के साथ साथ 2 टुकड़ों में बंट चुका था। तो काफी लोग क्या था, इंडिया से पाकिस्तान गए थे, लेकिन उनमें से बहुत से लोग, इनमें से काफी लोग वहां से यहाँ वापस आना चाहते थे और यहाँ की नागरिकता लेना चाहते थे। तो ऐसे लोगों के लिए एक नियम बना, आर्टिकल 7। क्या बना? आर्टिकल 7 क्या बना? इसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला भी गया हो, क्या अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला भी गया हो तो 1 मार्च 1947, क्या 1 मार्च 1947 के बाद गया हो, क्या 1 मार्च 1947, उसके पहले नहीं, उसके बाद गया हो, और लेकिन 6 महीने के अंदर, क्या 6 महीने के अंदर वो वापस आ गया हो, तो हम उसको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, समझते हैं आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 जनरली क्या कहता है कि भारत से रह रहा बच्चा, भारत से बाहर और कोई बच्चा, कोई व्यक्ति रह रहा है, लेकिन उसके जो पापा मम्मी है, यानी उसकी जो पिताजी माताजी, पापा पिता माता है, वो अगर भारतीय हैं, वो अगर इंडियन है, तो उस बच्चे को नागरिकता दे दी जाएगी इंडिया की। ही विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया। समझते इस टर्म को थोड़ा सा अच्छे से। भारत एक सिंगल नागरिकता रखता है, पता होगा आपको, समझेंगे इसको थोड़ा सा भी आगे टर्म अच्छे से। सुनिए जो मेन चीज यहाँ पे क्या, भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय होंगे। ठीक है, समझते थोड़ा अच्छे से सीखो कि ये टर्मिनोलॉजी भला है क्या है आर्टिकल 8, थोड़ा अच्छे से सुनिए आंसर। इनमें आते हैं अपने वो लोग, सपोज कीजिए कोई पर्सन है और कोई पर्सन जॉब करने के लिए बाहर किसी विदेश में जाता है, इंडिया का है, उसके पास इंडिया की नागरिकता है, ठीक है। पर्सन जॉब करने के लिए बाहर जाता है और बाहर जाके बस जाने के बाद उसके वहां पे बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों को भी ऑटोमेटिक, भले ही उनका जन्म बाहर हुआ है, क्या भले ही उनका जन्म बाहर हुआ है, लेकिन उसके माता पिता अगर इंडिया के हैं, उसके माता पिता अगर इंडिया के हैं, तो उस बच्चे को भी इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी। क्या उस बच्चे को भी इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी। अच्छा, बात करते हैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा अलग। अच्छा, एक केस हुआ था, उसमें क्या था, एक लेडी यहां से अमेरिका गए, लेकिन प्लेन में ही उनकी बच्चे की डिलीवरी हो गई थी। ठीक है, एक लेडी यहां से जब अमेरिका गए थे तो प्लेन में ही उस बच्चे की डिलीवरी हो गई थी, यानी कि बच्चा पैदा हो गया था प्लेन में ही। अब यहां पे पॉइंट ये उठता था क्या कि उस बच्चे की नागरिकता इंडिया की होगी या फिर अमेरिका की, क्या भारत की होगी या फिर अमेरिका की। ठीक है, जब बच्चा डिलीवरी हुआ था उस टाइम पे वो प्लेन था, वो अमेरिका की सीमा में जा चुका था, वो प्लेन अमेरिका की सीमा में जा चुका था। अब अमेरिका का कानून क्या कहता है, अमेरिका कानून बच्चों क्या कहता है कि अगर आपका जन्म अमेरिका में हुआ है, अगर आपका जन्म अमेरिका में हुआ है तो आपको अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। तो ऐसे तो बच्चे को दो नागरिकता हो गई, इंडिया की भी और अमेरिका की भी, क्योंकि उसकी मम्मी इंडिया की तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी, और क्योंकि अमेरिका का कानून है अगर आप वहां पैदा हुए थे तो आपको वहां सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो क्या हो इस केस में, तो इस केस में अब ये डिपेंड करता है उस बच्चे के ऊपर, क्या उस बच्चे के ऊपर 18 साल तक डिपेंड करेगा क्या
18 साल के बाद वो जिस कंट्री की चाहे उसकी नागरिकता ले सकता है, लेकिन तब तक उसके पास इंडिया और अमेरिका दोनों की नागरिकता रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो क्या भारत के बाहर रह रहा बच्चा, भारत के बच्चा अगर बाहर चला गया है, भारत को जन्म भी हो गया है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर उसके माता पिता इंडिया के हैं, अगर वो इंडियन ओरिजिन का है, तब भी उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है इस शर्त में। समझते हैं आर्टिकल 9, ज्यादा देरी ना करते हुए। आर्टिकल 9 यानी अनुच्छेद 9 क्या कहता है इस बार में? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। यानी कि अगर आप इंडिया के नागरिक होते हुए भी, अगर आप इंडिया के नागरिक होते हुए भी किसी और अदर कंट्री की नागरिकता ले लेते हैं, अगर आप वहां की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक अपने आप ही यहां से आपकी नागरिकता हट जाएगी, यानी कि यहां से आपका पत्ता साफ कर दिया जाएगा। कुल मिला के अगर आप यहाँ पे रहते हुए या फिर बाहर जाके कैसे भी बाहर की नागरिकता एक्सेप्ट करते हैं, तो अपने आप आपकी नागरिकता इंडिया से समाप्त होती जाएगी, यानी आपको इंडिया की सिटीजनशिप से हटा दिया जाएगा। आप इंडिया के नागरिक नहीं रहेंगे और इंडिया में जो अधिकार सिटीजन को मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। समझते हैं आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 यानी अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य ना किया हो। यानी कि आपकी नागरिकता तब तक आपके पास रहेगी जब तक आपने कोई देश विरोधी, कोई बहुत बड़ा ऐसा क्राइम ना कर दिया हो, आपने जब तक कोई अन्यथा कार्य ना किया हो, तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। आर्टिकल 11 क्या कहता है? समझते थोड़ा ध्यान से। आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 यानी अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकता से जुड़े हुए जो भी कानून होंगे फ्यूचर में, क्योंकि संविधान तो उस टाइम बन चुका था, ठीक है, इन फ्यूचर हो सकता है कि कुछ कंडीशन चेंज हो और कुछ चेंज करना हो, तो उस टाइम पे नागरिकता को डिफाइन करने का और नागरिकता किसको मिलेगी और नहीं मिलेगी और उससे जुड़े हुए फ्यूचर में जो भी कानून बनेंगे, उस कानून की जिम्मेदारी किसको दे दी गई? हमारी संसद यानी पार्लियामेंट को। किसको? हमारी संसद यानी पार्लियामेंट को। वो भी किसको? हमारे गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री को ये जिम्मेदारी दे दी गई कि हाँ, अब से आप नागरिकता से जुड़े हुए जो भी कानून होंगे वो कानून कौन बनाएगा? हमारी संसद यानी कि गृह मंत्रालय। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ आर्टिकल्स जो भाग 2 में लाई करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान में, जो बताते हैं कि भारत के नागरिक बनने की क्या क्या शर्तें हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे कि ऐसी क्या क्या शर्तें हैं जिनकी वजह से एक नॉन सिटीजन हो इंडिया का या फिर बाहर का व्यक्ति हो, अगर उसको भारत की नागरिकता लेनी हो तो उसके लिए कौन कौन सी शर्तें हैं और कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो लागू किए जाते हैं उसको नागरिक बनने के लिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अपना इसमें अगला टर्म। ओके बच्चों, चलो समझते हैं अपना इसमें अगला टर्म। अगला टर्म क्या है इसमें? नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट। यानी कि इसके हिसाब से जैसा कि मैंने कहा था, जब नियम बने थे तब हालात कुछ और थे और धीरे धीरे करके हालात चेंज होते गए। तो जैसा कि हमारा संविधान का नियम है, हमारे संविधान को हम चाहें तो बहुमत संग्रह करके या फिर जो इसकी प्रोसेस है उसके थ्रू हम इसमें कुछ छोटी मोटी चीजें अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो भी नियम ऑलरेडी बन चुके हैं उन नियम को हम समय समय पर कंडीशंस के अकॉर्डिंग, हालत के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से चेंजेस थे जो हमारे इतिहास में हुए हैं हमारे संविधान में नागरिकता को लेकर। यहाँ पर हमारे संविधान में काफी चेंजेस हुए हैं, चाहे वो 1995 में हो, 1996, 1992, 2003, 2005 या 2019। इन सभी सालों में, इन सभी ईयर्स में हमारे संविधान में काफी चेंजमेंट हुए हैं हमारे भारत की नागरिकता को लेकर। इन सब के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कुछ टर्म्स आता है, यहाँ पे कुछ चीजें आती हैं। यानी कि अगर आप कहीं के हैं, ठीक है, और अगर आप भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं जो जिनके द्वारा आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। यहाँ पे 5 तरीके, कितने तरीके बच्चों? 5 तरीके यहाँ पे दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, समझते हैं इसमें पहला तरीका। पहला इसमें जन्म के आधार पर। कैसे? जन्म के आधार पर, यानी कि अगर आपका जन्म इंडिया में हुआ है और आपके माता पिता, ठीक है, 1986 के अकॉर्डिंग रूल था माता पिता रजिस्टर्ड हो, और 2003 के अकॉर्डिंग रूल था कि दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? वैलिड। क्या होना चाहिए? वैलिड सिटीजन हो इंडिया के, तो आपको जन्म के आधार पर इंडिया की नागरिकता मिल सकती है। बात है नंबर 2, वंश के आधार पर। क्या? इसके अकॉर्डिंग 1992 के पहले अगर आपके माता या पिता दोनों में से कोई एक अगर इंडिया का सिटीजन है, भारत का नागरिक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी इंडिया की। बात करें ओके बच्चों, यानी कि वंश के आधार पर आपको नागरिकता मिल सकती है अगर आपके माता या पिता 1992 के अकॉर्डिंग कोई एक
भारत का सिटीजनशिप, भारत का सिटीजन और वो नागरिक है तो। समझते हैं पॉइंट नंबर 3, पंजीकरण। पंजीकरण यानी बाय रजिस्ट्रेशन, ये क्या होता है थोड़ा समझते हैं इसको थोड़ा डिटेल से। इसमें अभी रिसेंटली एक प्रोसेस आया था सीमा हैदर का, जो पाकिस्तान से इंडिया में आए थे, ठीक है। तो उन लोगों उनको लेके काफी कंट्रोवर्सी चली थी कि वो इंडिया का नागरिक कैसे बन सकते हैं। तो उसमें सिंपल सी प्रोसेस होती है क्या, अगर आप इंडिया के किसी पर्सन से विवाह कर लेते हैं, चाहे आप फीमेल हो या मेल कोई भी हो, अगर आप इंडिया किसी पर्सन से विवाह कर लेते हैं और आप 7 साल तक इंडिया में स्टे करते हैं विदाउट एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, ठीक है, अगर आप अच्छे से शांतिपूर्वक इंडिया में 7 साल रहते हैं, विवाह करने के बाद, शादी करने के बाद इंडिया में, तो आपको भारत में नागरिकता मिल जाएगी पंजीकरण के थ्रू, ठीक है। यानी कि कोई भी भारत का व्यक्ति इंडिया में किसी व्यक्ति से शादी करके, इंडिया का व्यक्ति जो भारत का नागरिक ऑलरेडी हो, उससे शादी यानी विवाह करके 7 साल स्टे करके इंडिया में परमिट लेके, ये नहीं कि गैर कानूनी तरीके से, अगर गैर कानूनी तरीके से है तो उसको डिपोर्ट करके वापस उसके देश में भेज दिया जाएगा, ठीक है। बाई रजिस्ट्रेशन परमिट लेके अच्छे से अगर वो इंडिया में आए कानूनी तरीके से और विवाह करके 7 साल स्टे करके अगर इंडिया में रहे तो उसको नागरिकता आराम से मिल सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें है आपका सोनिया गांधी जी। सोनिया गांधी जी वैसे अपने जगह से इटालियन है, लेकिन फिर भी इंडिया की सिटीजनशिप है उनके पास, क्यों, क्योंकि उन्होंने शादी की थी राजीव गांधी जी से और उसके बाद यहाँ पे स्टे करके उन्हें यहाँ की नागरिकता दे दी गई। बात करते हैं प्राकृतिकरण, ये नेचुरलाइजेशन, ये क्या होता है समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता लेना चाहे, अगर कोई व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से इंडिया की नागरिकता लेना चाहे तो वो ले सकता है, किससे, बाय नेचुरलाइजेशन यानी कि प्राकृतिकरण के थ्रू। समझते इसमें क्या होता है, इसमें मेनली व्यक्ति बाहर से इंडिया में किसी काम से आता है या फिर किसी भी तौर पर आ सकता है, लेकिन लीगल कैसे, लीगली तौर पे परमिट लेके इंडिया में आए और इंडिया में आराम से स्टे कर कितने साल तक, 12 साल तक, कितने साल तक, 12 इयर्स तक, 12 साल तक और इंडिया में वो स्टे करता है विदाउट एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, आराम से शांतिपूर्वक। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाती है, लेकिन उसको उसके लिए अपनी पुरानी सिटीजनशिप छोड़नी होगी। और उसमें एक नियम और लागू होता है क्या, कि वो उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जिस देश में इंडिया के नागरिक, जिस देश में इंडिया के लोगों को वहां पे जाने का हक ना हो और वहां पे इंडिया की सिटीजनशिप वहां पे चेंज ना हो पाए, ऐसे लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। अदरवाइज अगर कोई पर्सन किसी नॉर्मल कंट्री से आता है और वो यहाँ पे 12 इयर्स रह के आराम से अप्लाई करता है तो उसको उसकी नागरिकता दे दी जाती है। बाई 5 अर्जित भूमि, इसमें क्या होता है, अगर सपोज इंडिया कभी फ्यूचर में अगर अपनी भूमि को, अगर अपनी जगह को एक्सटेंड करता है, सीमा को एक्सटेंड यानी बढ़ाता है, अगर फ्यूचर में इंडिया ने किसी और एरिया को, किसी देश के किसी छोटे से स्टेट को या फिर पूरे पूरे कंट्री को भी अगर अपने अंडर कर लिया, अंडर कंट्रोल कर लिया अपने, अगर उसको भारत की सीमा में मिला लिया, ठीक है, अगर उसको भारत की सीमा में मिला लिया, आर्टिकल 2 कहता है कि इंडिया बाहर की किसी भी जगह को अपने अंदर, अपने कंट्री के अंदर, टेरिटरी के अंदर मिला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो जगह होती है उनको बोलते हैं अर्जित भूमि, क्या कहते हैं, अर्जित भूमि कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे अर्जित भूमि को अपने अंडर लेने के बाद उस भूमि पर रहने वाले जो लोग होंगे, वहां के जो नागरिक होंगे, उन लोगों को भी इंडिया की नागरिकता ऑटोमेटिक अपने आप ही मिल जाएगी बिना किसी दिक्कत, ठीक है। तो ऐसे लोग जो उस भूमि में से आते हो, जो भूमि इंडिया ने एक्वायर की हो, ठीक है, जो अर्जित भूमि हो इंडिया की, उसके लोग भी इंडियन सिटीजन बन जाते हैं उस प्रोसेस से, पॉइंट नंबर 5 के थ्रू, ठीक है। ये तो अपने थे कि इंडिया की नागरिकता मिलेगी कैसे। अब समझते हैं इंडिया की नागरिकता समाप्त कब कब हो सकती है, यानी ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग आपकी नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी। 3 पॉइंट में बेसिकली है इसमें, त्याग, बर्खास्त और वंचित। इंग्लिश में बोलते हैं रिनोंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रिवेशन। समझते हैं पहला पॉइंट, त्याग। इसमें क्या होता है, अगर आप स्वेच्छा से अपनी मर्जी से चाहें तो भारत की नागरिकता को त्याग कर सकते हैं, आपको कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी, ठीक है। अगर आप स्वेच्छा से अपनी मर्जी से चाहें तो भारत की नागरिकता को वापस कर सकते हैं, भारत की नागरिकता को छोड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, बर्खास्त, टर्मिनेशन। इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर आप वॉलंटरली, अगर आप भारत किसी विदेश की जगह का, किसी विदेशी कंट्री की नागरिकता लेना चाहते हैं, अगर आपने वहां की नागरिकता ले ली है तो यहां से ऑटोमेटिक आपकी नागरिकता काट दी जाएगी, यानी कि आपकी नागरिकता से आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। कब, अगर आप किसी विदेश की नागरिकता ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि इंडिया में क्या है, जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, ठीक है।
नंबर थर्ड वंचित यानी डेप्रिविएशन। इसके अकॉर्डिंग अगर आपने इंडिया की नागरिकता को इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर यानी लिया है, एक्वायर किया है, लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंटेशन थे, आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे, आपकी जो प्रोसेस थी वो थी इलीगल। क्या थी? इलीगल। कहीं भी इलीगल पाई गई तो आपसे आपकी नागरिकता को वापस ले लिया जाएगा। ठीक है? क्या? अगर आपने आपकी नागरिकता लेने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन दिए थे या फिर आपने जो एंट्री इंडिया में की थी वो किसी इलीगल तरीके से की थी, तो आपको जो नागरिकता मिलेगी वो नागरिकता आपसे वापस छीन ली जाएगी। उसे कहते हैं वंचित करना। तो ये 3 तरीके हैं जिनके अकॉर्डिंग आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है? ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा नागरिकता होती क्या है, कौन कौन से नियम है नागरिकता के, कैसे कैसे नागरिकता मिलेगी और कैसे कैसे अपनी नागरिकता समाप्त हो सकती है। अब समझते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है क्या, सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। क्या है सीएए, क्या है 2019, तो बिना किसी देरी के समझते हैं अपने टॉपिक को। ओके बच्चों, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं जो है सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अभी तक हमने सीखे कि ऐसे कौन से टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके थ्रू इंडिया में कोई भी व्यक्ति नागरिकता ले सकता है, उसकी नागरिकता कब मिलेगी और कैसे समाप्त हो पाएगी। समझते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019। इससे इसमें क्या खास है जिसकी वजह से ये चर्चाओं में हमेशा रहता है सीएए। समझते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 8-10 साल पीछे। बात है 2014 की। कब की? 2014 की। ये वो साल था जिस साल बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी अपने पावर में आई थी केंद्र सरकार में। ठीक है? बात तब की है जब बीजेपी के चुनाव होने बाकी थे, देश में चुनाव होना बाकी थे, लेकिन उस टाइम पे हर जो भी पार्टी हो अपना एक मैनिफेस्टो जारी करती है जिसमें बताती है कि हम देश में आने, अपने पावर में आने के बाद ये बदलाव करने वाले हैं। उसमें से इनका एक वादा ये भी था क्या, कि बाहर से जो भी पर्सन्स इंडिया में रेफ्यूजीज आए हैं, जिन लोगों को बाहर प्रताड़ना मिलती है उनके धर्म को लेके, उनकी माइनॉरिटी के लेके, अगर वो लोग इंडिया में आ चुके हैं 2014 में, तो उन सभी लोगों को हम नागरिकता दे देंगे जीतने के बाद। ये लोगों का वादा था इंडिया में क्या, कि जो माइनॉरिटी जो रिफ्यूजीज आए हैं बाहर से इंडिया में, उन लोगों को हम नागरिकता दे देंगे। ठीक है? तो जब 2014 में जब ये लोग बीजेपी पार्टी जब इंडिया में पावर में आई, ठीक है, केंद्र सरकार में जब ये पार्टी बनी, मोदी जी हमारे अपने पीएम बने, प्रधानमंत्री जी बने, लेकिन उस टाइम पे ये बिल लागू नहीं हो पाया। क्यों? रीजन क्या था? हमारे संसद में 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और अपना जो प्रेसिडेंट होते हैं राष्ट्रपति वो। तो लोकसभा में तो ये इनकी पार्टी बन चुकी थी, लेकिन राज्यसभा में इनकी पार्टी माइनॉरिटी में थी, इनके पास इतनी सीटें नहीं थी जो ये बिल पास करा पाते हैं। ठीक है? तो उसकी वजह से ये बिल अगले 5 सालों तक पेंडिंग में चला गया। उसके बाद जब 2019 में फिर से केंद्र के चुनाव हुए, तो उसके बाद बीजेपी और बेहतर ज्यादा सीटों के साथ आई। इसके बाद इसने लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी सीटें अपनी ली, और मेजोरिटी में आने के बाद इसने 2019 में, कब? 2019 में इस बिल को लागू किया गया। इसलिए इसे कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये लागू हुआ था 2019 में पावर में आने के बाद। अच्छा, अब समझते हैं किसके कुछ जुड़े हुए तथ्य, क्या क्या तथ्य थे इसमें। ठीक है? इसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया की बाहर विदेशों में 3 कंट्री ली गई मेन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कौन से? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 3 कंट्री ली गई। इन 3 कंट्रियों में जो भी पर्सन्स हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन, पारसी, ईसाई। कौन से? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। ये जो लोग हैं यहाँ के, ये लोग धर्म के आधार पर इन लोगों के साथ अगर वहां पे जो इन पे जुल्म होता है धर्म के अकॉर्डिंग, इन लोगों को परेशान किया जाता है, इन लोगों को रिलीजियस परसिक्यूशन यानी धार्मिक आधार पर उनको उत्पीड़ित किया जाता है, अगर वो लोग इंडिया में आ चुके हैं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। और उसके अकॉर्डिंग उन सभी लोगों को नागरिकता मिल गई जो इंडिया में रेफ्यूजीज आए थे। ठीक है? किसके आधार पर? उनके धर्म के आधार पर, कि वो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी या ईसाई। लेकिन जब ये केस कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, तो वहां पार्टी ने यह बोला कि हमने नागरिकता भले ही दी है लेकिन उनको धर्म के आधार पर नहीं, उनके माइनॉरिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है? यानी कि जब उन देशों में ये जो 3 कंट्री ऑलरेडी हैं,
बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये इस्लामिक स्टेट से तीनों की तीनों, यानी कि यहाँ पे जो कानून है वो भी इस्लाम के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, यहाँ पे जो देश है वो सेकुलर नहीं है इंडिया की तरह। लेकिन यहाँ पे जो उनके माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनको परेशान किया जाता है धर्म के नाम पर, तो हमने सिर्फ उन लोगों को जो माइनॉरिटी में लोग हैं उन लोगों को नागरिकता दी गई है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या था, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तीन देश से आए हुए जो लोग थे, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन लोगों को नागरिकता दी गई। क्यों? क्योंकि मुस्लिम तो लोग ऑलरेडी स्टेट है और वहां पे उनकी मेजोरिटी काफी ज्यादा है। दूसरी बात, इस ये नियम पारित किया गया था 11 दिसंबर 2019 में। कब? 11 दिसंबर 2019 में। इसके अकॉर्डिंग इन तीन देशों से ये लोग आ सकते हैं और कंडीशन क्या थी कि 31 दिसंबर 2014, क्या 31 दिसंबर 2014 तक भारत में वो प्रवेश ले चुके हो, इंडिया में वो प्रवेश ले चुके हो 31 दिसंबर 2014 तक, और उन लोगों को वहां पे धार्मिक पीड़न हो रहा हो और वो स्वेच्छा से इंडिया में आए हो। ठीक है, तो उन सभी लोगों को इंडिया में नागरिकता मिल जाएगी 5 वर्ष रहने के बाद। सोचने वाली बात है, 2014 से लेके 2019 तक बीच में 5 साल, तो इनको 5 साल अपने आप वैसे भी हो चुके थे। ठीक है, तो इस आधार पर उन सभी लोगों को इंडिया में नागरिकता मिल चुकी थी जो लोग इंडिया में उस टाइम में प्रवेश किया था उससे पहले। ठीक है, तो आई होप आपको चीज क्लियर हो चुकी होंगी, आपको समझ आ चुका होगा कि क्या है सीएए। अब बात करते हैं इसमें विरोधीवाद क्या है, इसमें इसका विरोध क्यों होता है। इंडिया एक सेकुलर देश है जहां पे सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया जाता है। ठीक है, सम्मान के अकॉर्डिंग और जनरली के। लेकिन इसमें जो धर्म नहीं है वो है मुस्लिम धर्म। सीधी बात है, इसे मुस्लिम धर्म का कहीं व्याख्यान नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि इसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि इन तीन कंट्रीज में ऑलरेडी मुस्लिम कंट्री ऑलरेडी है। ठीक है, तो वहां पे इनकी मेजोरिटी काफी ज्यादा है, लेकिन जो वहां पे माइनॉरिटी लोग हैं, जो माइनॉरिटी लोग वहां पे परेशान हैं, उन लोगों को, जो लोग इंडिया में गैर कानूनी रूप से आ चुके हैं, ठीक है, उन लोगों को मान्यता देने के लिए, उन लोगों को नागरिकता देने के लिए इस नियम को चलाया गया था। ठीक है, तो आई थिंक चीज क्लियर हो चुकी होंगी, आपको आज समझ में आ चुका होगा क्या है सीएए, क्या है नागरिकता। आपने काफी बड़ी डिटेल में पढ़ा अपनी नागरिकता के बारे में। ठीक है, तो जल्दी आपसे मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।